सो गाइस, कैसे हो आप लोग। ये है हमारा हिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 7 और हम पढ़ रहे थे मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर का हमारा ये पार्ट 2 होगा। तो ये पार्ट 2 हम शुरू करते हैं मौर्य एम्पायर का, और आज हमारा मौर्य एम्पायर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यानी यहाँ पे कलिंग युद्ध हमारा 261 बीसी में हुआ था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। तो जो कलिंग युद्ध है उसका प्रभाव हमारा शिलालेखों पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश, ये हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं कि जो 13वां राज्य देश हमारा था शिलालेख, उसमें हमको कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। तो जो हमारा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो तक्षशिला था, और जो हमारे चाणक्य थे वो भी तक्षशिला थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ना, हाँ, तो वो भी हमारे चाणक्य तक्षशिला से ही थे। तो ये देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी में है। कहाँ है अभी, ये पाकिस्तान में है, से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य भी थे, यानी जो हमारे चाणक्य थे वो यहाँ के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो किसके समकालीन थे। तो जो हमारे अर्थशास्त्र के लेखक हमको पता है कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है। तो वो किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जो हमारा अंतिम शासक था नंद वंश का, वो कौन था, धनानंद था। तो उसकी मृत्यु की इसने और उसको पराजित किया युद्ध में। उसके बाद 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या थे, प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो ये फिर से हमारा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कौटिल्य ने की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ, ये अर्थशास्त्र हमारा ग्रंथ भी है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने की थी। मूलतः राजनीति शास्त्र में के इस ग्रंथ से मौर्यकालीन प्रशासनिक के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। उस टाइम पे हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसकी पूरी जानकारी होती है अर्थशास्त्र, जो उनका ग्रंथ उन्होंने लिखा था उससे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं। तो जो अशोक के शिलालेख हैं वो हमारे ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। बहुत सारी लिपि होती है, देवनागरी, पाली, तो ये हमारी ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अशोक के अभिलेखों में जो शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं, खरोष्ट लिपि में लिखे गए हैं। तक्षशिला एवं लागमान अभिलेख जो हैं वो आर्मेइक लिपि में लिखे गए हैं। सुरेकुना अभिलेख जो है हमारा वो भी आर्मेइक एवं ग्रीक दोनों लिपि में लिखा गया है। ये भी पूछ सकता है कि दो लिपियों में कौन सा अभिलेख लिखा गया है, तो उसका कौन सा होगा, सुरेकुना। ठीक है। इसके अलावा सभी अभिलेख जो हैं लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राही लिपि में उत्कीर्ण हैं। ठीक है, जो बाकी और बचे हुए हैं वो सब ब्राही लिपि में हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो जो हमारा सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख थे उनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। कब, 1837 में, 1837 में पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 में टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया था। खोजा किसके द्वारा गया था, टिफेन थेलर के द्वारा खोजा गया था, और प्रिंसिप के द्वारा
उनको पढ़ा गया था, उनकी पहचान की थी। इसमें लिखा क्या है? अभिलेख दिल्ली मेरठ था, यानी जो सबसे पहला कहाँ खोजा गया था? दिल्ली मेरठ में जो है वो वाला खोजा गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। उन्होंने सिर्फ अभिलेख ही अभिलेख पढ़े हैं। उन्होंने जो पुरानी बातें कही, जो पूर्वजों से आती हैं, वो नहीं माना। सिर्फ अभिलेखों के आधार पर ही इतिहास लिखा है कि ऐसा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अशोक ही होना है। अशोक ने ही शिलालेख लिखे थे। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। तो ये उस टाइम पे भी, उससे पहले भी शिलालेख लिखे जाते थे, और अशोक ने कहाँ से सीखा? ईरान के शासकों से सीखा था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद, कौन सी बौद्ध परिषद? तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया? तो ये हमारा अशोक के द्वारा। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति को भी, वो उस टाइम पे भी थे, वो राजा थे, सम्राट थे, ठीक है। तो उस टाइम पे सम्राट हमारे अशोक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 25 है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जो मौर्य वंश के शासन पर था, वहाँ पे मतलब जो सबसे छोटा शासन होता था वो किसका होता था? जिला प्रशासक का होता था। तो जो हमारा स्थानिक होता था वो कौन होता था? जिला प्रशासक होता था। मेगस्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा है? एस्ट्रोनोमाई कहा है, ठीक है। उनके अनुसार जिले का अधिकारी एस्ट्रोनोगोई होता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकार मगध राज्य पर शासन किया? यानी जो मौर्य वंश का जब शासनकाल खत्म हो गया था हमारा, उसके बाद किसने शासन किया? तो वो हमारा क्या था? शुंग वंश ने, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौर्य सम्राट बृहदत्त, जो हमारे अंतिम मौर्य सम्राट थे, वो कौन थे? बृहदत्त थे। उनकी हत्या करके पुष्पमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। कब की गई? 184 ईसा पूर्व में की गई, ठीक है। अब चलो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अजातशत्रु कौन था? हर्यक वंश का शासक था। मौर्य, गुप्त, कुषाण, कौरव में सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश, ठीक है। सबसे प्राचीनतम इनमें से मौर्य वंश था। इसके बाद ह्वेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग तथा फायान में से विदेशी यात्री मेगस्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे पुराना कौन था विदेशी जिसने भारत का दौरा किया? तो वो कौन था? मेगस्थनीज ही था, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं फैक्ट। सम्राट अशोक की पत्नियों में, सम्राट अशोक की बहुत सारी पत्नी थी, उसमें से करुवाकी ने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया था, ठीक है। जो करुवाकी उसकी एक पत्नी थी, उसने उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो अशोक ने, ये तो सभी को पता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत फैलाया, और उसके जो पुत्र और पुत्री थी राहुल, वो उन्होंने श्रीलंका उनको भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। अगला फैक्ट हम देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में अर्धमगधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। तो उसने सभी जो अभिलेख हैं उसमें एक रूपता से अर्धमगधी प्राकृत भाषा का यूज किया है, ठीक है। राजतंत्र के बारे में कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में विवेचन उपलब्ध है। तो जो राजतंत्र के बारे में कि राजतंत्र कैसा चलता है, उसके बारे में हमको अर्थशास्त्र यानी चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, उससे विवेचन मिलता है। बिंदुसार ने विद्रोहियों रेवोल्यूशन को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था, ठीक है। उस टाइम पे अशोक सम्राट नहीं था, सम्राट कौन थे? उसके पिता बिंदुसार थे, ठीक है। तो उन्होंने
वहाँ पे विद्रोह छिड़ गए थे उन तक्षशिला में, तो उन्होंने तक्षशिला भेजा था उनको, अशोक को, जहाँ की उन्होंने विद्रोह दबाए थे और उनको वहाँ की जनता का बहुत सपोर्ट भी मिला था। ठीक है, तो ये था हमारा मौर्य काल। अब इसके बाद जो भी हमारे काल आए या जो भी वंश आए उसको हम मौर्योत्तर काल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो हम मौर्योत्तर काल पर लेके आएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इसी के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि हम एनसीईआरटी की साइंस की बुक शुरू कर रहे हैं, क्लास 6 में भी शुरू हो, तो अब आपको उसकी भी वीडियोस मिलेंगी, तो जिसमें कि हम साइंस को पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक से। थैंक यू।